Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज है हमारा डे 4 17 डे सीरीज का, जहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। एंड हमारा आज का टॉपिक या आइटम है ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स। तो ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स होते क्या है? तो जब कंपनी किसी को गुड्स उधार पे बेचती है तो उसको कहते हैं क्रेडिट सेल, एंड द पर्सन हु बाइज दीज गुड्स या जो गुड्स उधार पे लेता है वो बन जाता है कंपनी के लिए डेटर या ट्रेड रिसीवेबल। अब मैम इसका नाम ट्रेड रिसीवेबल क्यों है? तो देखो, कंपनी क्योंकि उस अगले बंदे से या बायर से पैसा पाती है, इसीलिए कंपनी के लिए वो बनता है रिसीवेबल। एंड क्योंकि ये रिसीवेबल अराइज हुआ इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेड या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसकी एंट्री आप सब जानते हैं, दैट इज डेटर्स टू सेल्स। अब आज हम डायरेक्टली ऑडिट पे बात नहीं करेंगे या ऑडिट प्रोसीजर्स पे बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा बात करेंगे कंट्रोल्स पे जो एंटिटी को इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं सो एज टू इंश्योर दैट द राइट डेटर विद द राइट अमाउंट इज अकाउंटेड फॉर। यानी कुछ ऐसे कंट्रोल्स जो कंपनी इंप्लीमेंट करती है सो एज टू मेक श्योर कि जब वो डेटर्स टू सेल्स का एंट्री पास कर रही है तो राइट पर्सन अकाउंट फॉर हो रहा है एंड राइट अमाउंट से अकाउंट फॉर हो रहा है। तो मैम बताइए क्या सब कंट्रोल्स कंपनी को इंप्लीमेंट करने होते हैं? तो सबसे पहला, कंपनी शुड इंश्योर दैट ओनली बोनाफाइड सेल्स आर रिकॉर्डेड। मतलब जो सेल्स एक्चुअली हुए हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड हो रहा है, कोई भी फेक सेल्स रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। दूसरा, सेल्स पर्टिकुलरली क्रेडिट सेल्स शुड बी मेड ओनली टू द अप्रूव्ड कस्टमर्स। क्योंकि यार सिंपल सी बात समझो, क्रेडिट सेल्स मतलब तुम किसी को गुड्स उधार पे दे रहे हो एंड तुम अभी उससे पैसे नहीं ले रहे, बस कुछ दिन बाद लोगे। तो जिसकी तुम गारंटी नहीं ले सकते, जिस पे तुमको भरोसा ही नहीं है, तुम उससे गुड्स कैसे उधार पे दोगे? सो द कंपनी शुड इंश्योर कि जितने भी क्रेडिट सेल्स हो रहे हैं वो सिर्फ अप्रूव्ड कस्टमर्स को ही हो रहे हैं, जिनकी गारंटी है कंपनी के पास कि वो उन्हें पैसे दे देंगे। ठीक है। थर्ड, डेटर्स आर कलेक्टेड ऑन टाइम। तो हर डेटर का एक ड्यू डेट होता है, 15 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट, 30 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट, 45 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट, या कुछ भी ऐसे हर डेटर का एक ड्यू डेट होता है जिसके विद इन डेटर को पैसे पे कर देने पड़ते हैं कंपनी को। सो द कंपनी शुड चेक कि सारे डेटर्स ये टाइम लिमिट मीट कर रहे हैं, सारे डेटर्स का पैसा विद इन ड्यू डेट आ जा रहा है। फिर बैलेंसेस शुड बी रिव्यूड रेगुलरली। इसका मतलब क्या होता है? तो हर डेटर का एक क्रेडिट लिमिट होता है। क्रेडिट लिमिट कंपनी सेट करती है ऑन द बेस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेटर, एंड कंपनी को ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी डेटर को क्रेडिट लिमिट से ज्यादा उधार नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए कंपनी को टाइम टू टाइम बैलेंस रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए ताकि उससे पता चले कि सारे डेटर्स विद इन क्रेडिट लिमिट है ना। अगर किसी भी डेटर का बैलेंस बियॉन्ड क्रेडिट लिमिट जा रहा है तो कंपनी को या तो इमीडिएटली सेल स्टॉप कर देनी चाहिए या इंश्योर कर लेना चाहिए कि उससे टाइमली पेमेंट आ जाए। उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंश्योर करनी होती है कंपनी को। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब द कंपनी शुड इंश्योर कि कैशियर, अकाउंटेंट एंड सेल्स पर्सन अलग है। क्योंकि अगर ये तीनों पर्सन साथ में आ जाए, ये तीनों पर्सन मिल जाए तो मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैम मतलब, तो सपोज कल को एक जो हमारा सेल्स पर्सन है वो 40,000 का सेल्स करके आया, अब वो कैशियर को आके कैश देगा, उसने 40,000 कैश दे दिया, पर सपोज ये सेल्स पर्सन एंड कैशियर सेम है, तो सेल्स पर्सन क्या बोलेगा, मैंने तो सिर्फ 30,000 का सेल्स किया, एंड 10,000 चल जाएगा उसके पॉकेट में। अब क्योंकि कैशियर भी वही है और सेल्स पर्सन भी वही है तो कंपनी कैसे वेरीफाई करेगी? मैम कंपनी को फिर इन्वेंट्री रिकॉर्ड से वेरीफाई करना होगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, कंपनी इतना माथापच्ची शायद नहीं करे। तो जब आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं करते एंड 2-3 ड्यूटीज एक ही पर्सन को दे देते हो तो उसका मैनिपुलेशन का चांसेस बढ़ जाता है, आपके बुक्स में फ्रॉड्स एंड एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऑलवेज इंश्योर कि सबकी ड्यूटीज जो है वो प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड। ठीक है। ऑल सेल्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, यानी कंपनी को इंश्योर करना चाहिए कि सारे सेल्स की प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है। एंड लास्टली द डेटर शुड बी ओनली सेटल अगेंस्ट कैश और बाय ऑथराइज्ड पर्सनल। मतलब जब डेटर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेटल हो रहे हैं तो या तो उनके अगेंस्ट पेमेंट आ गया है इन कैश और बैंक, या अगर किसी और वजह से वो राइट ऑफ हो रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड होना चाहिए। राइट ऑफ शुड बी प्रॉपर्ली सपोर्टेड बाय ऑथराइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। ठीक है। तो ये कुछ कंट्रोल्स है जो एंटिटी को इंप्लीमेंट करनी पड़ती है डेटर्स पे, सो एज टू इंश्योर कि राइट डेटर विद द राइट अमाउंट इज अकाउंटेड फॉर।
मैम क्या हमें ये याद करना है? बिल्कुल याद करना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब कंपनी का पार्ट हो गया, अब आते हैं ऑडिटर पे। तो मैम ऑडिटर को क्या सब चीजें चेक करनी है एक डेटर में? सबसे पहले उसको देखना है कि ये जो डेटर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया है ये एक्चुअली एग्जिस्ट तो करता है ना, मतलब इसे सेल तो हुआ था ना, दैट इज चेकिंग द एग्जिस्टेंस असर्शन। दूसरा, ये जो डेटर्स बैलेंस शीट में दिखाया है ये कंप्लीट तो है ना, ऐसा तो नहीं है किसी और को भी गुड्स उधार पे सेल किया है एंड उसे बुक्स में नहीं दिखाया, दैट इज चेकिंग द कंप्लीटनेस असर्शन। फिर डेटर्स जिस वैल्यू पे है वो सही तो है ना, जिस अमाउंट पे है वो सही तो है ना, दैट इज चेकिंग द वैल्यूएशन असर्शन। एंड लास्टली, डेटर्स रिलेटेड जितने भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है जो कि सर्टिफाइड है इन शेड्यूल 3, वो कंपनी ने कंप्लाई तो किया है ना, मतलब शेड्यूल 3 रिक्वायर्ड जो भी डिस्क्लोजर्स है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स वो सारा कंपनी ने किया तो है ना, सब कुछ डिस्क्लोज तो किया है ना, दैट इज चेकिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन। अब एक एक करके हम देखते हैं कि सारे ये असर्शंस ऑडिटर कैसे चेक करेगा। सबसे पहले आता है एग्जिस्टेंस। तो यहाँ ऑडिटर को चेक करना है कि ये जो डेटर्स दिखाए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। तो मैम वो कैसे चेक करेगा ऑडिटर? तो यार सिंपल सी बात समझो, डेटर अराइज कहाँ से होगा? सेल से। तो इंश्योर कर लो जितने भी डेटर्स है सबके अगेंस्ट पे वैलिड सेल्स इनवॉइसेस है। अब आप बोलोगे मैम इतने सारे डेटर्स के अगेंस्ट पे सेल्स इनवॉइस चेक करते करते तो हमारा पूरा 3 महीना वैसे ही बीत जाएगा, ऐसा नहीं होता। आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर रिकॉर्डेड होता है, सबका टू वे मैचिंग होता है। तो आप क्लाइंट से एक्सेल शीट ले लो, आधे घंटे में आप आराम से चेक कर लोगे कि डेटर्स के अगेंस्ट पे सेल्स इनवॉइस है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक कर लो सारे डेटर्स के अगेंस्ट पे सेल्स इनवॉइस है ना, एंड ये वेरीफाई करते समय देख लेना कि कोई भी सेल्स इनवॉइस डुप्लीकेट तो नहीं है ना, यानी किसी भी सेल्स इनवॉइस की गलती से 2 बार तो एंट्री नहीं की गई है ना। दूसरा, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डेटर इज कंफर्मेशन, यानी सामने वाले को कंफर्मेशन भेज दो एंड उनको बोल दो कि आप अपना अमाउंट कंफर्म कर दे। तो अब क्या आप हर डेटर को कंफर्मेशन भेजोगे? अगर कंपनी में 200 डेटर्स है तो क्या सबको कंफर्मेशन भेजोगे? नहीं मैम, सबको नहीं भेजेंगे, लार्ज मटेरियल डेटर्स को भेजेंगे एंड छोटे मोटे रैंडम डेटर्स को भेजेंगे। कब भेजोगे ये कंफर्मेशन? तो मैम 31 मार्च को भेज देंगे या एनी टाइम नियर टू 31 मार्च भेज देंगे। क्या एंटिटी की कंसेंट लोगे इसमें या एंटिटी को नहीं बताओगे इसके बारे में? मैम एंटिटी की तो कंसेंट लेनी होगी, ऑल दो कंफर्मेशन ऑडिटर के लेटर हेड पे जाएगा, पर भेजेगा तो उसको एंटिटी, एंड जब तक एंटिटी अपने लेटर को नहीं बोलेगा कि कंफर्म करोगे तो कंफर्म करेगा भी नहीं, तो एंटिटी की भी कंसेंट ले लेना। अच्छा, कौन सा कंफर्मेशन भेजोगे, पॉजिटिव, नेगेटिव या ब्लैंक? तो मैम पॉजिटिव कंफर्मेशन में इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड कंफर्मेशन लेटर में रहता है एंड सामने वाले पार्टी को तभी रिप्लाई करना है इफ ही अग्रीज और डिसअग्रीज टू द इंफॉर्मेशन। तो ऐसा टाइप का कंफर्मेशन आपको तब भेजना चाहिए जब आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस है, क्योंकि हो सकता है सामने वाली पार्टी आपका कंफर्मेशन इग्नोर कर दे एंड रिप्लाई नहीं करे एंड उस समय आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऐसे कंफर्मेशन भेजने से पहले इंश्योर कर लेना कि आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन में इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड रहता है लेटर में एंड सामने वाला पार्टी सिर्फ तभी रिप्लाई करेगा इफ ही डिसअग्रीज टू द इंफॉर्मेशन। अगर वो अग्री करेगा तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करेगा। अब देखो इस टाइप की कंफर्मेशन में ना रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। मैम क्या रिस्क होता है? तो हो सकता है सामने वाली पार्टी आपका कंफर्मेशन इग्नोर कर दे एंड रिप्लाई नहीं करे। अब अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आप तो अज्यूम कर लोगे कि बैलेंस है, पर ऐसा हो सकता है कि ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पे इग्नोरेंस के चांसेस ज्यादा है एंड रिस्क के भी चांसेस ज्यादा है। तो नेगेटिव कंफर्मेशन आपको स्मॉल डेटर, स्मॉल बैलेंस, स्मॉल अमाउंट वाले लोगों को भेजना चाहिए जहाँ पे रोमम थोड़ा कम है, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। ये सब टाइप की कंफर्मेशन कभी भी लार्ज डेटर्स, मटेरियल डेटर्स में नहीं भेजना चाहिए। तो नेगेटिव कंफर्मेशन किसको भेजोगे? लो रोमम, लो वैल्यू डेटर्स। एंड लास्ट आता है ब्लैंक इन्फॉर्मेशन, जो कि बेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर कुछ नहीं लिख के देता एंड सब कुछ सामने वाली पार्टी को फिल करना होता है। तो इससे बहुत अच्छा एविडेंस मिलता है, बट इसमें एक दिक्कत है। क्या? इसका रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे आप सामने वाले को बोलोगे काम करके दे और सब कुछ लिख के दे, वो पहले ही थक जाएगा। तो यहाँ पे
आपको तभी कंफर्मेशन देना चाहिए ब्लैंक वाला जब आपको पता है सामने वाली पार्टी रिप्लाई करेगी, वरना ब्लैंक कंफर्मेशन में रिस्पॉन्स रेट बहुत कम हो जाता है। अच्छा, अब ये सब डिसाइड कर लिया है तो फिर लिस्ट बना के क्लाइंट को दे दो, क्योंकि उसको ही कंफर्मेशन भेजना है। तो जब ऊपर व्हेन वाई हाउ ये सब डिसाइड कर लिया है तब आप लिस्ट बना के क्लाइंट को दे दो। अब अगर कंफर्मेशन आ गया सामने वाले से तो क्या उसको सर्टिफिकेट बना के रखोगे क्या? नहीं मैम, उसको बुक के बैलेंस से कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे बैलेंस एज पर कंफर्मेशन एंड बैलेंस एज पर बुक में कोई डिफरेंस है क्या। अगर है तो उसको इन्वेस्टिगेट करो, मैनेजमेंट से रीजन पूछो एंड उसका इफेक्ट अपने अदर सैंपल्स पे भी देखो। अगर कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं आए, कंफर्मेशन दोबारा नहीं आए, तो आपको ये 3 चीजें करनी है। क्या करनी है? सबसे पहले ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, यानी दूसरे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ढूंढने हैं जिससे आप डेटर्स को वेरीफाई कर पाए। डिटेल्ड एनालिसिस परफॉर्म करना है, यानी कुछ डेटर्स के ट्रांजैक्शन लेने हैं, उनको पूरा बैक ट्रेस करना है एंड देखना है कि क्या जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड है या नहीं है, जो ट्रांजैक्शन है उस पर कंट्रोल है या नहीं है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड सब कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास है या नहीं है। एंड लास्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर ऑल्टरनेटिव एविडेंस इज सब्सिक्वेंट कैश एनालिसिस या सब्सिक्वेंट रिसीट एनालिसिस। तो कल मैंने आपको बोरिंग्स में भी समझाया था कि 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे होते हैं, क्लोज होते हैं, पर ऑडिट नहीं। ऑडिट मई जून में चलता है, तो ऑडिटर के पास मई जून के लेजर्स का एक्सेस होता है, तो वो उसके रिसीट्स को बैक ट्रेस करके देख सकता है क्या ये डेटर्स एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे। तो सपोज अगर डेटर ए है जिनका 100, 200, 300 एंड 400 4 इनवॉइसेस ऐसे था। अब ऑडिटर ने देखा कि मई के मंथ में जो डेटर है उसका 100 रुपया का पेमेंट आ गया, 300 का भी पेमेंट आ गया एंड 400 का भी आ गया, पर 200 का पेमेंट नहीं आया। तो यहाँ पे ऑडिटर को समझ जाना चाहिए कि ये 200 का डेटर जो है ये फेक डेटर है। तो सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन या सब्सिक्वेंट रिसीट एनालिसिस इज आल्सो अ ग्रेट वे टू एनालाइज वेदर द डेटर रिकॉर्डेड इज करेक्ट और नॉट। इसके अलावा आपको डेटर एजिंग रिपोर्ट लेनी चाहिए। अभी डेटर एजिंग रिपोर्ट क्या होता है? तो डेटर एजिंग रिपोर्ट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ शेड्यूल दैट द कंपनी प्रिपेयर्स, जिसमें वो डेटर्स एंड उनके ड्यू अमाउंट्स को ड्यू डेट वाइज अरेंज करते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसा होता है ये। सो यूजुअली जस्ट अ सेकेंड, सो यूजुअली यहाँ आता है आपका डेटर का नाम एंड फिर ड्यू डेट के ब्रैकेट्स आ जाते हैं 30 to 90, 90 to 80, अब एंड वगैरह वगैरह वगैरह। अब सपोज मिस्टर ए है जिनका अमाउंट 32 डेज से ड्यू है, इनका अमाउंट 32 डेज से ड्यू है, तो कंपनी इनका अमाउंट यहाँ प्लेस कर देगी एंड उनका नाम यहाँ लिख देगी। फिर सपोज मिस्टर सी है, उनका अमाउंट 15 दिन से ही सिर्फ ड्यू है, तो कंपनी उसका नाम डेटर्स नेम में प्लेस कर देगी एंड अमाउंट 0 to 30 डेज में प्लेस कर देगी। तो ऐसे कंपनी डेटर एजिंग शेड्यूल बनाती है ना, आपको इसकी कॉपी ले लेनी चाहिए। आपको चेक कर लेनी चाहिए डेटर एजिंग शेड्यूल का जो टोटल बैलेंस है वो डेटर के लेजर बैलेंस से मैच कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई लार्ज बैलेंस बहुत दिन से ड्यू है तो आपको कंपनी से उसका रीजन ले लेना चाहिए एंड आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी रियलाइजेशन हो रहा है वो इनवॉइस वाइज है, क्रोनोलॉजिकल नहीं। तो ये पॉइंट ध्यान से समझना। सो सपोज मिस्टर ए है एंड उनका 4 इनवॉइस है, 100, 150, 300 एंड 400। अब मिस्टर ए ने पेमेंट किया 200, तो कंपनी को इसको किसके अगेंस्ट सेटल करना चाहिए? इस 200 के इनवॉइस के अगेंस्ट। पर कंपनी क्या कर रही है? 100 के इनवॉइस के अगेंस्ट पहले सेटल कर रही है एंड फिर 200 में दिखा रही है 100 रिसीव्ड एंड 100। तो भाई अगला तो तुमको इनवॉइस वाइज पेमेंट कर रहा है, तुम कैसे ऐसे क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर रहे हो? तो मेक श्योर कि कंपनी जो भी रियलाइजेशन आ रहा है उसको इनवॉइस वाइज ही रिकॉर्ड कर रही है, उसको इनवॉइस के अगेंस्ट ही टैग कर रही है एंड क्रोनोलॉजिकल या सीक्वेंशियल या फीफो बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि कोई भी डेटर आपको फीफो बेसिस पे पैसे नहीं देता अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत लार्ज डेटर है जिसके साथ आपका हर रोज का ट्रांजैक्शन है, वो बात अलग है। बट हर डेटर आपको इनवॉइस के अगेंस्ट पे ही पेमेंट करेगा, तो मेक श्योर कि आपकी कंपनी भी उसको इनवॉइस के अगेंस्ट ही टैग कर रही है एंड फीफो बेसिस पे नहीं कर रही है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए, अगर रिलेटेड पार्टी डेटर है तो मेक श्योर कि वो ऑथराइज्ड है एंड उसकी कलेक्टिबिलिटी रिव्यू कर लो, मतलब पैसे आ रहे हैं कि नहीं देख लो।
अगर रिसीवेबल अदर देन सेल्स है तो मेक श्योर वो ट्रेड रिसीवेबल में नहीं फॉल कर रहा। एंड लास्टली सेल्स का ट्रेंड एनालिसिस देख लो एंड देख लो जहां जहां जिस जिस मंथ में सेल्स ऊपर है वहीं वहीं आपकी डेटर्स भी ऊपर होने चाहिए। अगर कोई अनयूजुअल ट्रेंड दिख रहा है, यानी सपोज मई के मंथ में सेल्स ज्यादा है पर डेटर्स बहुत कम है, या मई के महीने में सेल्स बहुत कम है पर डेटर्स बहुत ज्यादा है, अगर ऐसा कोई ट्रेंड दिख रहा है तो उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो दिस वॉज एग्जिस्टेंस। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे ताकि आप आराम से रिवाइज कर ले। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें डेटर्स के अगेंस्ट पे देखना है कि सारा सेल्स इनवॉइस है ना, एंड मेक श्योर करना है कोई भी सेल्स इनवॉइस डुप्लीकेट या डबल टाइम रिकॉर्डेड नहीं है। उसके बाद बेस्ट वे टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस इज कंफर्मेशन भेज दो। कब कंफर्मेशन भेजोगे, 31 मार्च या एनी नियर डेट। किसको कंफर्मेशन भेजोगे, लार्ज डेटर्स एंड स्मॉल स्मॉल डेटर्स विद रैंडम बैलेंसेस। कौन सा कंफर्मेशन भेजोगे ये तो तुम्हारी मर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव ब्लैंक, जो तुम्हें सूटेबल लगे वो तुम भेज सकते हो। एंटिटी का कंसेंट लोगे कि नहीं, बिल्कुल लेंगे मैम, वही जो है हमारा कंफर्मेशन भेजने वाला, अगर उसका कंसेंट नहीं लेंगे तो कंफर्मेशन पहुंचेगा कैसे। अच्छा, तो एंटिटी से भिजवाना है तो एक लिस्ट भी प्रिपेयर करना होगा, तो लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टू बी कंफर्म्ड का एक लिस्ट बना लो एंड एंटिटी को दे दो। कंफर्मेशन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको बैलेंस एज पर बुक से कंपेयर कर लो एंड जहां जहां डिफरेंस है उसको इन्वेस्टिगेट कर लो। कंफर्मेशन नहीं आए तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, इन डेप्थ एनालिसिस एंड सब्सिक्वेंट कैश एनालिसिस से डेटर्स को चेक कर लो। इसके अलावा डेटर एजिंग शेड्यूल ले लो एंड उसको जनरल लेजर से कंपेयर कर लो। अगर कोई लार्ज बैलेंस है जो बहुत दिन से ज्यादा ड्यू है तो कंपनी से उसका रीजन पूछ लो एंड मेक श्योर कि कंपनी इज रिकॉर्डिंग रियलाइजेशन ऑन इनवॉइस वाइज बेसिस रादर देन फीफो बेसिस या क्रोनोलॉजिकल बेसिस। मतलब कंपनी हर पैसे को इनवॉइस के अगेंस्ट टैग कर रही है एंड फीफो बेसिस पे नहीं। इसके अलावा अगर रिलेटेड पार्टी डेटर है तो ऑथराइजेशन एंड कलेक्टेबिलिटी रिव्यू कर लो। ट्रेड रिसीवेबल्स अदर देन सेल्स है तो मेक श्योर वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर नहीं आ रहे। एंड लास्टली ट्रेंड एनालिसिस सेल्स का देख लो एंड देख लो कि सेल्स एंड डेटर्स का ट्रेंड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दिस was existence। अब आते हैं completeness पे। तो how will the auditor verify कि ये जो आइटम या जो डेटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कंप्लीट है, मतलब कुछ भी अनरिकॉर्डेड नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो ऑडिटर को करनी चाहिए इज क्रेडिट सेल्स जितने हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर उनको देख लेना चाहिए एंड उनके अगेंस्ट पे देख लेना चाहिए डेटर रेज हुआ है ना, क्योंकि यार डेटर तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही आएगा। तो बेस्ट वे टू वेरीफाई इज क्रेडिट सेल का ही पूरा लिस्ट ले लो एंड उस पर देख लो कि सब क्रेडिट सेल के अगेंस्ट पे डेटर रेज हुआ है ना। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, अगर बिल एंड होल्ड सेल्स है, बिल एंड होल्ड सेल्स मतलब आपने डेटर को बिल तो कर दिया पर अभी तक वो गुड्स नहीं लेके गया। अगर बिल एंड होल्ड सेल्स का केस है तो उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू कर लो। अगर डेटर को कोई डिस्काउंट मिला है तो देख लो वो एज पर कंपनीज पॉलिसी है ना। एंड मई और अप्रैल का जो रिसीविंग लॉग है, मतलब सेल्स रिटर्न लॉग है, वो बड़े ध्यान से देख लेना मैम। उससे हमें क्या पता चलेगा, अप्रैल में के सेल्स रिटर्न से हमें क्या पता चलेगा। तो अगर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा सेल्स रिटर्न है अप्रैल और मई के मंथ पे तो समझ जाना कि फेब मार्च के जो भी सेल्स थे वो फेक थे, क्योंकि इतने ज्यादा सेल्स रिटर्न किसी भी कंपनी में नहीं होते। बट अगर है तो मतलब कंपनी ने झूठे मूठे सेल्स बनाए थे एंड अब कंपनी उसको रिवर्स कर रही है। तो मेक श्योर कि आप अप्रैल एंड मई का सेल्स रिटर्न अच्छे से चेक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को क्रेडिट नोट भेजा है, मतलब जेन्युइन सेल्स रिटर्न है एंड किसी को क्रेडिट नोट भेजा है, तो मेक श्योर कि वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है। एंड लास्ट एंड द बेस्ट प्रोसीजर इज कट ऑफ टेस्टिंग। अब मैम कट ऑफ टेस्टिंग होती क्या है, तो देखो कंपनी को अगर परचेज सेल्स में मैनिपुलेशन करनी है ना तो वो यूजुअली 25 टू 31 मार्च के वीक में या फर्स्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल के वीक में करती है। मैम ऐसा क्यों, तो अगर आपको सेल्स का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया याद होगा तो सेल्स अपने कब रिकॉग्नाइज करते हैं बुक्स में, मैम व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड और ओनरशिप ऑफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। एंड मैम हम कब मानते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, या तो मैम कुछ केसेस में हम मानते हैं जब हमारी फैक्ट्री से निकल गया, या हम कुछ केसेस में मानते हैं जब सामने वाले के पास गुड्स डिलीवर हो गया। अगर पहला केस आप मानते हैं कि जब हमारी फैक्ट्री से निकल गया तो वहां पे तो आपको चेक करना है कि इनवॉइस एंड शिपिंग डेट तो सेम है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनवॉइस डेट 31 मार्च के पहले का है एंड शिपिंग डेट 1 अप्रैल के बाद का है। अगर ऐसा केस है तो वो सेल्स नेक्स्ट ईयर का है, करेंट ईयर का नहीं। अगर इनवॉइस डेट, दोबारा सुनना, इनवॉइस डेट 31 मार्च के पहले का है पर शिपिंग डेट 31 मार्च के बाद का है,
तो आपके यहाँ से रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ? मैम जब हमारे यहाँ से गुड्स निकला, जो कि आफ्टर 1 अप्रैल है, तो ये सेल्स इस ईयर का नहीं नेक्स्ट ईयर का माना जाएगा। और अगर आप दूसरे केस में फॉल करते हैं, यानी आप तब मानते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ जब सामने वाले के पास गुड्स डिलीवर हो गया, तो आपको 25 to 31 मार्च का डिस्पैच रजिस्टर एंड लॉरी रिसीट रजिस्टर देखना चाहिए। क्योंकि अगर 25 to 31 मार्च में कंपनी को लगता है कि कंपनी ने कम सेल्स किया है, तो कंपनी क्या करेगी, बहुत सारे गुड्स डिस्पैच कर देगी एंड दिखा देगी कि ये सारे गुड्स डिलीवर भी हो गए सेम डे, ताकि आप मान जाओ कि हाँ ये सेल्स रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। या अगर कंपनी को लग रहा है कि इस बार सेल्स बहुत ज्यादा दिखा दिया, इतना टैक्स हम बियर नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा सेल्स कम करना चाहिए, तो वो क्या करेगी, सारा डिस्पैच दिखाएगी 31 मार्च के पहले एंड कहेगी गुड्स तो डिलीवर हुए अप्रैल में। हो सकता है ये दोनों चीजें झूठी हो, ये दोनों जो आपके डिलीवरी डेट्स है वो झूठे हो एंड सेल्स गलत पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा। तो इसीलिए 25 to 31 मार्च का आपको खास ध्यान रखना है, वहां पे आपका डिस्पैच रजिस्टर एंड लॉरी रजिस्टर लेना है। लॉरी रजिस्टर में एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट रहता है, डिस्पैच रजिस्टर में जिस दिन गुड्स डिस्पैच हुआ वो रहता है। अब आपको लॉरी रिसीट रजिस्टर में देख लेना है कि जितने गुड्स 31 मार्च तक पहुंच गए, डिलीवर हो गए, वो सारे इस ईयर के सेल्स में रिकॉर्डेड है, एंड जितने गुड्स 31 मार्च के बाद डिलीवर हुए वो सारे नेक्स्ट ईयर की सेल्स में रिकॉर्डेड है। सेम अगर कंपनी कंसिडर करती है कि डिस्पैच जिस दिन हुआ है उस दिन मानेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर है, तो आपको देख लेना चाहिए जितने भी डिस्पैचेस 31 मार्च के पहले है वो इस ईयर के सेल्स में रिकॉर्डेड है, जितने भी डिस्पैचेस 31 मार्च के बाद है वो सारे नेक्स्ट ईयर के सेल्स में रिकॉर्डेड है। दिस इज द बेस्ट वे टू चेक कंप्लीटनेस। अगर आप कट ऑफ टेस्टिंग अच्छे से कर लेते हो तो फिर आप आराम से कंप्लीटनेस वेरीफाई कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा अगर कोई सेल्स ओवर स्टेटेड है या अंडर स्टेटेड है। ठीक है, आई होप कट ऑफ टेस्टिंग का आपको मतलब समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। एक बार कंप्लीटनेस फिर से वेरीफाई, सॉरी, एक बार कंप्लीटनेस फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो कंप्लीटनेस में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रेडिट सेल्स का लिस्ट लेना है, उसको डेटर से कंपेयर करना है, देखना है हर क्रेडिट सेल के अगेंस्ट वैलिड डेटर्स तो रेज हुआ है ना। अगर बिल एंड होल्ड सेल्स है, मतलब सामने वाले के नाम पे बिल हो गया है पर अभी तक वो गुड्स नहीं लेके गया है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कर लो। अप्रैल और मई का सेल्स रिटर्न रजिस्टर ले लो एंड देख लो कि बहुत ज्यादा एक्सेस सेल्स रिटर्न तो नहीं हुआ ना, अगर हुए है तो समझ जाना फेब और मार्च में आपके फेक सेल्स इनवॉइसेस रेज हुए थे। अगर किसी को क्रेडिट नोट इशू किया है, मतलब जेन्युइन सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट पे क्रेडिट नोट इशू किया है, तो देख लो वो ऑथराइज है। डिस्काउंट दिया है तो मेक श्योर दैट इट इज एज पर कंपनीज पॉलिसी। एंड लास्टली कट ऑफ टेस्टिंग कर लो एंड देख लो कि 31 मार्च के पहले जितने भी गुड्स डिस्पैच हुए या डिलीवर हुए हैं वो इस ईयर में रिकॉर्डेड है, एंड 31 मार्च के बाद जितने भी गुड्स डिस्पैच हुए या डिलीवर हुए वो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्डेड। थर्ड आता है वैल्यूएशन, मतलब यहाँ पे ऑडिटर को चेक करना होता है कि क्या डेटर्स का अमाउंट सही है या नहीं है। तो डेटर्स का अमाउंट कहाँ से डिराइव होता है मैम, सेल से। उसमें कुछ डिडक्शंस भी होती है क्या मैम, हो सकती है। सबसे पहला डिस्काउंट, दूसरा बैड डेट्स, तीसरा पीबीडीडी, ये तीन चीजें हैं जो एक डेटर से डिडक्ट हो सकती है। तो हाउ विल द ऑडिटर वेरीफाई दैट द वैल्यूएशन ऑफ डेटर इज करेक्ट। तो सबसे पहले उसको देखना चाहिए डेटर का जो बैलेंस है वो सेल से ही डिराइव हो रहा है, सेल्स जितना ड्यूरिंग द ईयर हुआ है उतना ही डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर रेज भी हुआ है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद अगर बैड डेट्स कंपनी ने राइट ऑफ किया तो मेक श्योर दैट इट इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देख लो बैड डेट्स का सेल्स से क्या ट्रेंड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बार सेल्स बहुत कम हुई पर बैड डेट्स बहुत ज्यादा हुए, नहीं। जब आपकी डेटर्स ही ज्यादा नहीं बने तो बैड डेट्स ज्यादा कैसे हो सकते हैं। तो सेल्स टू बैड डेट का जो आपका कंपैरिजन है वो कर लो, देख लो अगर बहुत ज्यादा सेल्स हुए, बहुत ज्यादा डेटर्स हुए, तब समझ में आता है कि बैड डेट हो सकता है। बट अगर बहुत कम सेल्स हुए, कुछ मिनिमम लोगों को ही सेल्स हुए हैं, तो वहां पे बैड डेट होने का चांसेस बहुत रेयर है। मतलब एंड अगर तब कंपनी बैड डेट्स राइट ऑफ कर रही है मतलब कुछ झोल है। तो बैड डेट्स टू सेल्स का कंपैरिजन कर लो। अगर पीबीडीडी है तो देख लो कि उसका रेट सही है, पीबीडीडी ड्यूली ऑथराइज है। पीबीडीडी के लिए चेक करने के लिए कि क्या प्रोविजन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, एजिंग शेड्यूल ले लो एंड देख लो कि क्या सही डेटर्स पे प्रोविजन बना है। एंड अगर आपको लग रहा है प्रोविजन कम बना है एंड और बनना चाहिए तो डाउटफुल डेट्स भी देख लो कि कितने डाउटफुल डेट्स हैं एंड क्या सारे डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन बन गया है या नहीं बना है। लास्टली
जितने भी डेटर्स अंडर लिटिगेशन है उनका लिस्ट ले लो, क्योंकि अगर डेटर अंडर लिटिगेशन है तो मतलब पॉसिबल है वो कंपनी को पैसे नहीं चुका पाएगा। तो डेटर्स अंडर लिटिगेशन का लिस्ट ले लो एंड उसकी प्रोबेबिलिटी रिव्यू कर लो, एंड अगर रिक्वायर्ड है तो उस पर बैड डेट या पीबीडीडी बनवा लो। एक बार फिर से वैल्यूएशन असर्शन रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो डेटर का बैलेंस है वो क्रेडिट सेल के बैलेंस से आ रहा है। अगर बैड डेट्स है तो वो ड्यूली ऑथराइज्ड है एंड उसका सेल से कंपैरिजन कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए वो वैलिड है या नहीं। पीबीडीडी है तो वो ऑथराइज होना चाहिए, अप्रोप्रिएट रेट पे होना चाहिए। एंड हमें कैसे पता चलेगा पीबीडीडी सही है या नहीं, तो हमें एजिंग शेड्यूल से पता चलेगा। एंड लास्टली अगर हमें ऐसा लग रहा है पीबीडीडी कम है तो जितने भी डाउटफुल डेटर्स हैं उनको हमें स्क्रूटनाइज कर लेना है, देख लेना है कि क्या उस पर भी पीबीडीडी बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। एंड उसके बाद अगर कोई डेटर्स अंडर लिटिगेशन है तो उसकी भी कलेक्टिबिलिटी रिव्यू कर। एंड वी कम टू द लास्ट असर्शन, दैट इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो इसमें ऑडिटर चेक करता है कि जितनी चीजें शेड्यूल 3 द्वारा रिक्वायर्ड है विद रिस्पेक्ट टू डेटर्स वो क्या कंपनी ने डिस्क्लोज की है या नहीं की है। तो इसमें कंपनी को क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है एज पर शेड्यूल 3 विद रिस्पेक्ट टू डेटर्स। तो सबसे पहली चीज, अगर कंपनी ने एक्सपोर्ट सेल्स किया है एंड कंपनी के फॉरेन करेंसी ट्रेड रिसीवेबल्स है तो उसको रीस्टेट करना पड़ता है एज पर AS 11। मतलब अगर कंपनी बहुत एक्सपोर्ट सेल्स करती है एंड उसके बहुत सारे फॉरेन करेंसी डेटर्स है तो उनका अमाउंट कन्वर्ट करना पड़ता है इंडियन करेंसी में एज पर AS 11। इसके बाद अगर रिलेटेड पार्टी डेटर्स है तो जो भी डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है एज पर AS 18 एंड इंड AS 24 वो सब कंपनी को करने पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर रिलेटेड पार्टी डेटर्स है तो वहाँ पे ऑडिटर की भी जिम्मेदारी बनती है कारों में रिपोर्ट करने की। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर इज कि कंपनी को एजिंग रिपोर्ट बनाना होता है। क्या एजिंग रिपोर्ट बनाना होता है? तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज में डेटर्स बढ़ते हैं। सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड डेटर, मतलब जिस डेटर के साथ कोई लिटिगेशन या कोई झगड़ा नहीं चल रहा हो। अनडिस्प्यूटेड डेटर दैट इज गुड, मतलब इससे पैसे आ जाएंगे। अनडिस्प्यूटेड डेटर दैट इज डाउटफुल, मतलब इससे पैसे आना डाउटफुल है। थर्ड, डिस्प्यूटेड डेटर दैट इज गुड, मतलब ऑल्दो इसके साथ झगड़ा चल रहा है बट ऐसा लग रहा है कि इससे पैसे आ जाएंगे। एंड लास्टली डिस्प्यूटेड डेटर दैट इज डाउटफुल, मतलब एक तो इससे झगड़ा भी चल रहा है ना अब लग रहा है इससे पैसे नहीं आएंगे। तो इन 4 कैटेगरीज में पहले एंटिटी को डेटर्स को डिवाइड करना है। एंड उसके बाद अगर ड्यू पीरियड्स पे आए, पेमेंट पीरियड्स पे आए तो 5 टाइप के पेमेंट पीरियड्स बनते हैं। लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 ईयर टू 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर्स। तो डेटर्स का अमाउंट जब जब ड्यू है, जितने दिन से ड्यू है उस टाइम उसके अकॉर्डिंग कंपनी को डेटर्स एजिंग शेड्यूल में उनको प्लेस करना है। तो ये काम कंपनी को करना होता है कि 4 कैटेगरीज में पहले अपने डेटर्स को बांटना है एंड उसके बाद जितने दिन से उनका अमाउंट ड्यू है उसके हिसाब से प्लेस करना पड़ता है अंडर करेक्ट पीरियड। दिस इज अ रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3। पीबीडीडी बनाया है तो डिस्क्लोज कर दो उसका रीजन एंड व्हाट इज द फिगर फॉर पीबीडीडी। एंड लास्टली अगर कोई डेथ्स है जो डायरेक्टर्स या फर्म के कोई पार्टनर्स या द्वारा ड्यू है तो वो भी बता। सो दिस इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अगर एक बार फटाफट रिवाइज करें तो फॉरेन करेंसी ट्रेड रिसीवेबल्स का रीस्टेटमेंट करना होता है, रिलेटेड पार्टी डेटर्स का प्रॉपर डिस्क्लोजर करना होता है, डेटर एजिंग शेड्यूल बनाना होता है, पीबीडीडी का प्रोविजन का रीजनिंग देना पड़ता है। लास्टली अगर कोई डेटर्स लास्टली अगर कोई डेथ्स पार्टनर्स या आपके मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स द्वारा ड्यू है तो वो बताना पड़ता है। सो दिस वॉज डेटर्स। आई फील आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। इट वॉज मोर ऑन द प्रैक्टिकल बेस रादर देन थ्योरी बेस। मतलब मुझे लगता है आज का सेशन में हमें नॉलेज ज़्यादा मिला रादर देन लर्निंग। तो आई होप यू लाइक टुडे सेशन एंड इफ़ यू डू सो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अब हम मिलेंगे डे 5 में। Until then, keep following Naveen classes. Thank you.